गुरुभ्यो नमो नमः। आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संधि का परिचय, फिर पढ़ा था स्वर संधि के भेद 5 बताए थे। अब उन 5 भेदों में से सबसे पहला ये है दीर्घ संधि। तो आइए जानते हैं दीर्घ संधि के बाद। और एक सूचना मैं दे देती हूँ आपको, जिस किसी ने बच्चे ने अगर जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, तो वहाँ जाकर उस लिंक को खोल के आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम दीर्घ संधि। तो आज हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दीर्घ होता क्या है। ठीक है, दीर्घ क्या होता है? दीर्घ माने बड़ा होता है। ठीक है, और ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व होता है छोटा। ठीक है, हमने आपको बताया था ह्रस्व की कितनी मात्रा? ह्रस्व की 1 मात्रा। और दीर्घ की कितनी मात्रा? दीर्घ की 2 मात्रा। प्लुत की 3 मात्रा। ठीक है, अब व्यंजन कति मात्रा? व्यंजन कति मात्रा? व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? व्यंजन की मात्रा होती है अर्धमात्रा। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी थी। तो अब हम पढ़ेंगे दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा, मतलब बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है, कौन से सूत्र से होता है, किस प्रकार संधि होती है दीर्घ, वो हम आज जानेंगे। तो दीर्घ संधि पढ़ने से पहले ये एक सूत्र है अकहा सवर्णा दीर्घः। ये जो सूत्र है ये पाणिनि का सूत्र है। ठीक है, पाणिनि का सूत्र अकहा सवर्णा दीर्घ, जो कि पाणिनि की बुक है, पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें है ये। तो सबसे पहले हम इस सूत्र के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये कैसे है। अकहा सवर्णा दीर्घ, इसी सूत्र से हम लोग संधि करेंगे। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि मैडम तो संस्कृत में कुछ बहुत ज़्यादा संस्कृत बता रही है। नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा भी नहीं तो जब तक मैं सूत्र को समझाऊंगी ना, जब तक इस वीडियो पे जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि ना ये जो सूत्र आपको समझ में आएगा ना, आपको पूरी दीर्घ संधि आ जाएगी। आप ये मत सोचना अरे मैडम तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, हम तो ये इनमें से कर लेंगे ऐसे करके। नहीं, आप एक बार इस सूत्र के बारे में समझिए और फिर देखना पूरी ये जितना भी कंटेंट है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अकहा, ये अकहा क्या है? अकहा एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार सूत्र है। जैसे कि अब अक प्रत्याहार सूत्र कैसे बना, ये देखिए। आ ई उ ण री ल क। ठीक है, ठीक। आ ई उ ण री ल क। मैंने संधि की वीडियो में संधियों का परिचय जो बताया था, तो मैंने इन वर्णों के बारे में इसीलिए चर्चा करी थी, क्योंकि ये जो वर्ण हैं आ ई उ ण री ल क ऐ ओंगे ऐ ओंच, ये हमने जो बताए थे, ये जो जब भोले बाबा ने डमरू बजाया था उसमें से वर्ण निकले थे, जिसके पाणिनि जी ने इन वर्णों की सहायता से प्रत्याहारों की रचना करी थी। ठीक है, उन प्रत्याहारों में से अब ये जो वर्ण है ये एक अक प्रत्याहार है। अब ये अक प्रत्याहार इन वर्णों से कैसे बना, ये देखिए। ये है एक इत संज्ञक वर्ण। ठीक है, इसकी इत संज्ञा होती है। और ये का है, ये इसकी भी इत संज्ञा होती है। जिनकी इत संज्ञा होती है उन्हें बना के हम प्रत्याहार नहीं बनाते हैं। और जब इनकी इत संज्ञा हो जाती है तो क्या क्या बचता है? आ ई उ, इसको लिखेंगे हम री र। ठीक है, ये अक प्रत्याहार में आते हैं। ये वर्ण अक प्रत्याहार ये वर्ण आते हैं। ठीक है, अक प्रत्याहार बन गया। जैसे ए से लेके का तक के वर्ण जो अंडर में है। ठीक है, इसको हम इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये जो इत संज्ञा जो होती है जिनकी, उनको हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। इसकी भी इत संज्ञा, इसकी भी इत संज्ञा, इसीलिए इनको हमने नहीं लिखा। अब कितने रह गए ये? 1 2 3 4 और 5। अब आप सोचोगे मैडम पता नहीं क्यों बता रही है, इनका करना क्या है हमें, है ना। देखो,
जो पाणिनि जी ने बताए हैं ना, ये ए ई उ री र, तो ये 5 वर्ण हमारी संधि में आते हैं। देखो आ ई उ री ल, ठीक है, ये पांचों हैं, ठीक है। अब ह्रस्व है, दीर्घ है, ह्रस्व है, दीर्घ है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको अक का मतलब बताया। अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है और उसमें हम 5 वर्णों से इन 5 वर्णों से क्या करेंगे? संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे? दीर्घ संधि करेंगे, आ ई उ री ल से, ठीक है। अब अक के बारे में आप जान गए। अब हम करेंगे सवर्ण। अब सवर्ण क्या है भाई? सवर्ण क्या है? अब ये मत सोचना कि सवर्ण जो जाति है, जो आरक्षण है, जनरल जाति वाला जो भी मतलब जो चला है, सभी जानते हैं उसके बारे में। ये सवर्ण वो नहीं है, ठीक है। ये सवर्ण वो नहीं है। ये सवर्ण कौन सा है? अरे ये सवर्ण है, सवर्ण वर्णों की बात कर रहे हैं। सवर्ण वर्ण अब भी समझ में नहीं आया भाई, सवर्ण वर्ण क्यों? वर्ण तो समझ में आ गया, अक्षर होता है, लेकिन यह सवर्ण क्या? अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सवर्ण वर्ण मतलब समान, ठीक है, समान वर्ण, ठीक है। अब तो आप समझ गए, समान वर्ण इक्वल जो होते हैं। अब पाणिनि जी का जो सूत्र है हमारा, दीर्घ माने बड़ा, मैंने आपको बताया था दीर्घ माने बड़ा होता है, दीर्घ होता है। तो अब पाणिनि जी का इस सूत्र क्या कहता है? अक के बाद में, अब अक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ए ई उ री र के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री र आ जाए, ठीक है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अगर ए ई उ री र के बाद में यही समान वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाता है, तो बनता है हमारा अकहा सवर्णा दीर्घ। तो आपको सूत्र के बारे में जानकारी अच्छे से हो गई होगी। अब ये सूत्र यूं ही नहीं है, समझ में नहीं आता तो हमको ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन जब समझ में आ जाती है चीज़ तो हमें वही चीज़ से हम बहुत वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। शुरू में हमको बहुत कठिन लगती है। तो अब इसका देखिए संस्कृत में भी यही है जो मैंने आपको समझाया है। अकहा सवर्णे, अकहा सवर्णे अच्छी परे दीर्घ आगे एक आदेश स्यातः, ठीक है। तो दीर्घ का आदेश हो जाता है, ठीक। तो अब आते हैं हम ये जो परिभाषा ये देखेंगे, ह्रस्व अ दीर्घ आ इति ताभ्याम, ह्रस्व अ और दीर्घ आ ये इति तयो परयो आकारः, ठीक है। आकार हो जाएगा, चाहे ह्रस्व ह्रस्व मिले, चाहे ये मिले, चाहे ये मिले, चाहे ये और ये मिले, चाहे ये और ये मिले, ह्रस्व ह्रस्व मिले, चाहे दीर्घ दीर्घ मिले, ह्रस्व मिले, चाहे दीर्घ मिले, दीर्घ मिले, चाहे ह्रस्व मिले, तो बनना क्या है? उसका दीर्घ ही होना है, ठीक है। लेकिन समान वर्ण, समान स्वर वर्ण, ठीक है, समान स्वर। अब है ह्रस्व ई दीर्घ ई इति ताभ्याम ह्रस्व ई दीर्घ ई इति तयो परयो ईकारः, दीर्घ ई है, ठीक है। अब है ह्रस्व उ दीर्घ उ इति ताभ्याम ह्रस्व उ और दीर्घ उ, चाहे इनमें से कोई भी मिले आपस में, चाहे ये, तो इति तयो परयो उकारः, बड़ा उ दीर्घ उ हो जाएगा, ठीक। री इत्यस्मात् री इति तयो परयो रीकारः पूर्व परयो स्थाने एक आदेशो, ठीक। तो आइए अब हम जानते हैं इस टेबल के बारे में। ये टेबल बनाइए छोटी सी, बस एक थोड़ी सी समझने के लिए आसान हो जाए इसीलिए। इसमें क्या है, अब हम हिंदी में आपको समझाती हूँ मैं, ठीक है। ये संस्कृत में थी। ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व का मतलब पता है छोटा, ठीक है। अब छोटा कौन सा छोटा? ये छोटे, जैसे कि मैंने आपको बताया ए ई उ री र, 5 वर्ण जिनसे हम संधि करेंगे। दीर्घ संधि अक में जो वर्ण 5 बताए हमने आपको, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ठीक है। ई उ री, इसके आगे समान
आने पर या दोनों जब स्वर आ जाते हैं, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ जाते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ बनाते हैं। ठीक है, अगर ये मिलेंगे तो दीर्घ होगा, ई मिलेंगे तो दीर्घ होगा, और जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलेगा तो भी उ होगा। ठीक है, और जब री और री मिलेंगे तो भी क्या होगा, दीर्घ री होगा। ठीक है, आप कंडीशन देखेंगे, आप कौन कौन सी कंडीशन में, चाहे ह्रस्व आ और दीर्घ आ, सॉरी ह्रस्व मिले तो भी दीर्घ आ होगा, और ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिले तो भी दीर्घ आ होगा। जब दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिले तो भी दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ और दीर्घ आ होगा तो भी मिलकर दीर्घ आ ही बनाएंगे, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचते कि मैंने एक की ही कंडीशन लिखी है, ये ऐसे ही कंडीशन सेम ऐसी इसकी बनेंगी, पर हमारे वर्ण चेंज हो जाएंगे। कैसे, ई ह्रस्व ई, यहाँ पे आ की जगह ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, तो यहाँ क्या बनेगा, दीर्घ ई। आ नहीं, क्योंकि हम आ थोड़ी बना रहे हैं, हम तो समझाने के लिए पहले ई का भी बता रहे हैं। अब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। ऐसे ही ऊ का है, ह्रस्व ऊ चाहे ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ ही बनेगा। ऐसे ही इसका है। ठीक है, चाहे ह्रस्व मिले, चाहे दीर्घ मिले, चाहे ह्रस्व और दीर्घ मिले, चाहे कैसे भी हो, वो समान अगर ह्रस्व और दीर्घ वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो हमारा दीर्घ ही होगा। ठीक, अब आती है हमारी, अब हम इनकी चारों कंडीशन का एक एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं आपको ये सारी कंडीशन क्लियर करूँगी। सबसे पहले हमारा परम धन अर्थ। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले जब संधि विच्छेद करते हैं तो पहले पदों का विच्छेद होगा बड़ा है। ठीक है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पद पहले ये एक है, ये दूसरा है, दो पद हैं। प्रथम पद का, ये प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिला के जो संधि होगी वो हम करेंगे। ठीक, इन दोनों को मिलाकर जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, उसी से हम मतलब रखेंगे, उसी से संधि होगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं। अब माँ बोलेंगे, माँ वर्ण विन्यास करेंगे पहले हम इसका। अब माँ में से आ निकला, क्यों निकला, क्योंकि हमने माँ बोला, वर्णों का विच्छेद किया तो आ निकला, और आ यहाँ पे आ गया, और इसको यहाँ पे करेंगे हम आ, ये उतार लिया। अब हम देखते हैं अपने सूत्र में, ए है, यस है, आ है। अब आ और आ मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं, दोनों दीर्घ आ बना रहे हैं। ठीक है, दीर्घ आ बन गया हमारा, और आ की मात्रा होती है, आपको पता है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार इस चीज़ से कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी तो हमारी बात हो गई, ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे रह गया हमारा, ठीक, ये रह गया, इसकी तो बात हो गई ना, इससे ये मिलकर यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ ये, अब हम इसको करेंगे परम। अब इसमें हमने हलंत लगाया है। अब आपको पता है हमने हलंत क्यों लगाया है, क्योंकि जब हमने माँ व्यंजन वर्ण में से प्रथम पद का अंतिम वर्ण में से आ स्वर को बाहर निकाल लिया तो ये अधूरा रह गया, है ना, क्योंकि व्यंजन वर्ण स्वर के बिना अधूरे होते हैं। जब हम इसका स्वर बाहर आ गया तो ये अकेला रह गया, इसीलिए आधा माँ। ठीक है, माँ भी इसीलिए हम हलंत लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी संधि करेंगे, ऐसे हम इसको मैच करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसका योग कर देंगे। कैसे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, परम। अब हलंत हट जाएगा, क्यों हटेगा,
क्योंकि जो आ की मात्रा है हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। आ स्वरों की मात्रा होती है, ठीक है, मात्रा होती है ना, तो यहाँ पे हम इस आ की मात्रा आरम्भ लिख दिया, पहले आ की मात्रा लगाई तो ये व्यंजन हट गया, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ये लिख देंगे, ये बन गया। अब हमारा बन गया परमार्थ, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा। पहले हमने संधि करी, अगर वो पूछे संधि विच्छेद करिए परमार्थ का तो परम धन अर्थ। अब इसका वो बोले कि वर्ण विच्छेद करिए, पहले तो हमने इन दोनों का वर्ण विच्छेद किया था, वर्ण विन्यास किया था, और अगर ऐसे पूछे तो ये, ठीक है, और फिर हमारा इनका रिजल्ट आ गया। पहले संधि करी, फिर वर्ण विच्छेद किया, फिर उन तो सबको मिला दिया, ऐसे बन गया हमारा परमार्थ। अब हमारी एक कंडीशन ये क्लियर हो गई और ये वाली भी क्लियर हो गई है, ठीक है। आ बन गया, हमने बताया था ए आ को ए और आ सॉरी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ दोनों ने मिलकर आ बनाया, ये कंडीशन क्लियर, ठीक। चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा। अब दूसरा है हमारा उदाहरण, अब हम सेकंड कंडीशन को लेंगे, इसको देव धन आल्य, ठीक है। अब वही हमारा पुराना नियम, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन का विन्यास करेंगे, निकलेगा हमारा इसमें से क्या आ, और इसमें से क्या निकला हमारा आ। अब आप देखिए कंडीशन ए है, हाँ है, आ है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया दीर्घ आ, ठीक है। ये और ये मिलकर क्या बनाया इसने दीर्घ आ, रिजल्ट इसका दीर्घ आ है। अब इसको हमने ले ही लिया है, आपको पता है। अब इसको ये एज इट इज रहेगा, इनका कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसकी ही संधि होती है, और जो विकार आता है और जो परिवर्तन आता है, इसमें जो परिवर्तन हुआ उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो लय हो गया, अब यहाँ पे देव, ठीक है, इसमें हमने हलंत लगा दिया क्योंकि वह व्यंजन वर्ण में से आ को हमने बाहर निकाल लिया और इसीलिए ये आधा हो गया और हमने इसको हलंत लगा दिया। अब इन सबका योग कर देंगे, योग हो गया देव, और इसको ऐसे मिला देंगे। आ की मात्रा होती है तो आ की मात्रा समझाने के लिए है ये बस, और इस लय को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, बस बन गया हमारा देवालय, देवों का घर, ठीक है, ठीक। तो ये हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई ना। तो अब हमारा अगला उदाहरण है, अब हमारी थर्ड स्टेप है विद्या धन अर्थी, ठीक है। अब यहाँ अर्थी का मतलब वो गलत मत समझना, ठीक है। अर्थी माने क्या होता है, अर्थी माने होता है चाहने वाला, ठीक है, विद्या को चाहने वाला, है ना। विद्या को चाहने वाला कौन होता है, विद्या को चाहने वाला कौन होता है, विद्यार्थी। वही होता है जो इधर उधर भटकता है और बेचारा अपना पढ़ने के ही साधन ढूंढता रहता है ना। तो विद्यार्थी, अब हम इसका वही करेंगे वर्ण विच्छेद, आ बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे आ, ठीक। अब इनको देखेंगे, कंडीशन क्या कहती है, आ है, यस, आ ह्रस्व आ है, और रिजल्ट क्या है दीर्घ आ, ठीक है। दीर्घ आ और ह्रस्व आ ने मिलकर, दोनों ने मिला और क्या बना दिया दीर्घ आ, ठीक। अब हम यहाँ पे ये क्या रह गया हमारा, यहाँ पे मैं इससे अंडरलाइन करती हूँ ऐसे जिससे आपको दिख जाए, ठीक है, जैसे कि आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी कि हमने इसको ले लिया, क्योंकि हमारी पहली संधि है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद में तो फिर हमको हैबिट में आ जाएगा ये, ठीक है। अर्थी, ठीक, ये तो ऐसा कैसे ले लेंगे हम, अब हम इसमें से लेंगे, इसमें से ये आ ही गया आ, विद, ठीक। अब
आ गया, ये अधूरा रह गया, वो भी हलंत के साथ, क्योंकि वो अधूरा है। व्यंजन वर्ण में से, धा व्यंजन वर्ण में से आपको आ स्वर को हमने बाहर निकाल लिया, इसीलिए वो अधूरा हो गया हलंत के साथ। अब हम इसको मैच करेंगे, अब हम इसको पूरा मिला देंगे। कैसे? वी ध, आ की मात्रा ये आ गई। अब ये एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया हमारा विद्यार्थी। ठीक है, हो गया विद्यार्थी। अब ये हमारी संधि विच्छेद हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, ये हमारा इसका योग हो गया। ठीक, तो ये आ, दीर्घ आ और ह्रस्व आ ने मिलकर बनाया दीर्घ आ। इसका रिजल्ट हुआ है ये, जैसे कि हम बार बार मैं फिर बता रही हूँ, संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों का जो मेल होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब मिलते हैं और फिर उनका जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, ये हमारा परिवर्तन हुआ था और हमने इसको यहाँ लिखा और फिर ये बना इन सबका योग और किया और फिर बन गया हमारा विद्यार्थी। ठीक है, विद्या को चाहने वाला, उसे कहते हैं विद्यार्थी। ठीक, तो अब हमारी फोर्थ स्टेज है विद्यालय। विद्या को चाहने वाला कहाँ जाता है? वो जाता है विद्यालय में। छोटे बच्चे विद्यालय में ही जाते हैं। ठीक है, बड़े हो जाते हैं कॉलेज जाते हैं। चलिए, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ध्यान रखेंगे, अंतिम वर्ण का पहले वर्ण विन्यास करेंगे। विद्या बोल के देख लीजिए, आ ही आएगा, है ना? आ। ठीक, दीर्घ आ, जब दोनों मिले तो इन्होंने क्या बनाएंगे? ये आ, दीर्घ आ है हमारे पास, दोनों मिलकर क्या बनाया है? क्या? दीर्घ आ ही बनाया है। ठीक है, अब हमने इसको मैं हाईलाइट कर देते हैं, इसका हो चुका है। ठीक, ऐसा का ऐसा एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे, कुछ नहीं करना इसका, ये हो गया। ठीक, अब हमारा ये विध। ठीक, अब हलंत के साथ, क्योंकि धा व्यंजन वर्ण में से आ स्वर हमने बाहर निकाल लिया और हलंत हो गया, क्योंकि वो अधूरा हो गया, स्वर उसका बाहर आ गया। अब इसको मैच करेंगे, आ की मात्रा, है ना? अब पहले इसको लिखेंगे। अब ये मत सोचना हलंत कहाँ चले जाते हैं। जब स्वर में हो जाता है, स्वर मिल जाता है व्यंजन में, तो हलंत छुप जाते हैं, फिर हम हलंत को नहीं लगाते, व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है स्वर लगाने के बाद में। अब हमने आ की मात्रा लगा दी। ठीक है, तो अब इस लय को ऐसा का ऐसा हम उतार लेंगे एज इट इज। ये हो गया विद्यालय। कोई डाउट अगर है भी तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, हम आपका डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। ये हो गई हमारी आपकी सारी कंडीशन। ऐसी ही कंडीशन आपकी ई उ और री र की बनेगी। ठीक है, सेम कंडीशन, ऐसी ही कंडीशन बनेगी ई उ। ठीक, ह्रस्व और दीर्घ जब मिलेंगे, मतलब कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, दीर्घ ही बनेगा, लेकिन समान, ह्रस्व और दीर्घ समान होना चाहिए, है ना? उस कंडीशन में ऐसा नहीं। तो आइए अब हम ई का उदाहरण देखते हैं। आ का उदाहरण हमने देख लिया, परमार्थ इनको देख लिया था। अब हम लिखते हैं ई का उदाहरण, कवींद्र। ई का उदाहरण अभी तक हमने नहीं बनाया है, कवींद्र। अब ई को मिलाएंगे कैसे? वही प्रथम पद का अंतिम वर्ण कवि। अब छोटी ई क्यों लगाया पता है ना? क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए ई को हमने ई स्वर को बाहर निकाल लिया वी में से। ठीक, अब इसमें से निकाल लो। ठीक, अब देखिए ह्रस्व ई है, यस ह्रस्व ई है, ये
दोनों मिलकर कौन सी ई बनाई? दीर्घ ई। तो लिख दीजिए अपनी दीर्घ ई। ठीक, अब आ गया हमारा ये, इसकी बात हमारी हो चुकी है, इसकी हो गई ना। क्या रह गया? एज इट इज लिख दीजिए, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो बस आप इसको कर लीजिए का व। अब कब क्यों लिखा है? क्योंकि ई की मात्रा, ई तो नीचे आ गई, वो तो अधूरा रह गया, इसलिए हमने हलंत लगा दिया। अब हम इसको मैच कर देंगे। ई की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ई की मात्रा। मैं आपको थोड़ा सा क्या है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है, डाउट्स क्लियर हो जाता है। ठीक, तो अब हम इसको मैच कर देंगे का। अब वह में ई की मात्रा आएगी, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है हमारा वी, बहुत आराम से। और जो ये है इसको ऐसा कैसा लिख दो, कुछ नहीं करना आपको। ये बन गया हमारा काव्येंद्र, जगह काम है थोड़ी सी। ठीक है, काव्येंद्र हो गया। चलिए, तो हमारा संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, रिजल्ट। ठीक, दोनों सबका योग करके ये हमारी ई की कंडीशन भी पूरी हो गई है। अब हम बताएंगे बेटा आपको थर्ड है हमारा। अब हम करेंगे इस ऊ का। ऊ का एक उदाहरण देख लेते हैं। भानु दे। ठीक, वही हमारा प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है। छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो छोटा ऊ लगा दो यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ये भी छोटा ऊ। ठीक, अब क्या करेंगे? इनको मैच करेंगे। अपने सूत्र में देखेंगे, टेबल में देखेंगे, ऊ है, यस, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ। अब ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ कौन सा ऊ बनाते हैं दीर्घ संधि में? दीर्घ। ठीक है, तो अब वही सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अब इसको एज इट इज ऐसा कैसा हम उतार लेंगे। ठीक है, आप इसको लेंगे भा ना, ओनली, नो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऊ तो नीचे आ गया, और ऊ जब दोनों मिले तो बना दिया बड़ा ऊ, बना दिया ना बड़ा ऊ। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? हमारा परिवर्तन हुआ ना, तो दोनों वर्णों का मेल हुआ, इसमें विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, हमें तो उससे मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये ऊ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली, है ना। तो आप इनको जोड़ दो, भा न। यहाँ तक तो ऐसा ही था। आप क्या करेंगे? इसकी बारी, और जब इसकी बारी आ गई तो हलंत गए। कहाँ गए? छुप गए, पूरे हो गया वर्ण, हलंत की जरूरत ही नहीं है ना। स्वर ने व्यंजन को पूरा कर दिया। भानु, और इसको लिख दो दे, भानु। क्लियर? आशा है मुझे आपको, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट बचा है उदाहरण री वाला। ठीक, वितरण। अब इसमें से स्वर निकालेंगे। अब इनको देखेंगे अपने सूत्र में, री री दोनों मिलकर कौन सा बना रहे हैं? दीर्घ री। ठीक है, दीर्घ री बन गया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब ये बचा, इसको लेंगे, ठीक। अब इसको मैच कर देंगे, इनका सबका योग कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा वितरण। ठीक, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप थोड़ा सा अभ्यास कार्य दिया है, अभ्यास कार्य को करेंगे और
इस सब पूरी दीर्घ संधि को अपने सूत्र के साथ करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो अगली बार मिलते हैं हम गुण संधि के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।